So welcome back to my channel, Future Leaders. This is Dr. Anupama Singh, mother to a powerful daughter, wife to an inspirational man, a food and a drug analyst, turned scientist, turned professor, and also your mental coach. और आज के हमारे इस वीडियो के एपिसोड में इस यूट्यूब चैनल पे हमें आपको दिखाना है उसमें हमारे पास एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है दैट इज मिस्टर दीपेश कुमार. दीपेश कुमार इज वन ऑफ माय स्टूडेंट्स. 2012 में इन्होंने जीडीसी सीतापुर से इन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया. 2015 में ये मैनेजर के पद पे चयनित हुए बैंक ऑफ बड़ौदा में एंड देन ही लेफ्ट हिज जॉब एंड नाउ सिलेक्टेड ऑन द पोस्ट फॉरेन ऑफिसर थ्रू एसएससी. ये थ्रू इनका सिलेक्शन हुआ है. एक फॉरेन ऑफिसर की पोस्ट पे सिलेक्ट हुए हैं और आज ये मैंने तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है. बाकी हमें दीपेश वो अपने आप को और अच्छे से इंट्रोड्यूस करें, अपने परिवार के बारे में बताएं, अपने घर के बारे में बताएं, ताकि जो हमारे ऑडियंस है उनको पता चल सके कि किस तरह के वर्ग को ये बिलोंग करते हैं. जो आप लोग छोटी छोटी समस्याएं लेकर हमारे सामने आते हैं, पैसा नहीं है, इंग्लिश की समस्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम बच्चे से डिस्कस करते हैं. तो किस तरह से इन प्रॉब्लम्स को हल करके दीपेश आप सिलेक्टेड कैटेगरी में आ पाए हैं, ये दीपेश खुद ही हमें बताएं. Hello everyone and thank you ma'am for giving this platform to speak something about us. होता ये है कि जब भी हम लोग इंट्रो स्टार्ट करते हैं, आई होप मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियर आ रही होगी. तो जब हम लोग इंट्रो स्टार्ट करते हैं तो नॉर्मली हम लोग ये बताते हैं कि हम लोगों ने क्या किया है, कैसे किया है और हम लोग यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं. बट सॉरी टू से मैं अपने इंट्रो से पहले अपनी फैमिली का बैकग्राउंड जरूर बताना चाहूँगा. हम लोग बेसिकली जो है, वैसे मैं तो बॉर्न एंड बॉट अप सीतापुर का ही हूँ, पर मेरे जो पेरेंट्स हैं, स्पेशली हमारे पिताजी, तो ये बहुत ही रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे. हमारी उस टाइम की सोसाइटी में एजुकेशन एक, वो कहते हैं ना, एक ताबूत में जो है वो कील लगाने वाला सिस्टम होता था. बहुत ही मुश्किल होता था. तो मुझे याद है जब मैं छोटा था 7th-8th में, तो जब मेरे मार्क्स कम आते थे तो पिताजी मुझे बस यही कहते थे कि आप बेटा पढ़ते नहीं हो, आप लोगों के लिए सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं. और हम लोग 7-8 किलोमीटर पैदल जाते थे. तो मुझे बहुत अच्छे से याद है, हम लोग भाई बहन लोग उस चीज को हंसी में उड़ा देते थे और कहते थे अरे 7-8 किलोमीटर कैसे जाया जाता है. फिर एजुकेशन हुई. एजुकेशन के बाद ग्रेजुएशन में जब मैंने एडमिशन लिया तो वहां से जो रियल स्ट्रगल होता है एज अ स्टूडेंट, जिसमें हम लोग एक्सपोजर को जो है पहली बार मिलते हैं, वहां से मुझे पता चला कि जो पापा स्टोरीज बताते थे उस टाइम पे, तो आज के ज़माने में तो हम लोग के पास रिसोर्सेज बहुत हैं. उस टाइम पे रिसोर्सेज ना होने के बावजूद, और 90s से 80s का टाइम था वो जब उन्होंने साइंस स्ट्रीम से 12th किया था, एक रूरल बैकग्राउंड से वो उठा करके हम लोग को शहर की तरफ लेकर के आए अच्छी एजुकेशन के लिए. मुझे बहुत अच्छे से याद है उनकी मुश्किल से 5-6 हज़ार रुपए सैलरी उस टाइम पे हुआ करती थी और वो ऑलमोस्ट हम लोग की पढ़ाई पे खर्च होती थी. तो ये जो एम था हमारे पिताजी का, हम लोगों को एक बेटर एजुकेशन देने का, इस एम को उन्होंने सजीव जो है कहते हैं ना एक्सप्रेस करने का तरीका, मतलब हम लोग की आंखों में बैठा रखा था कि आपको पढ़ना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको ये करना है, आपको वो करना है. और इस चीज का जो रियल इमेजिनेशन था वो हम लोगों ने ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट किया. तो वो कहते हैं ना कि वो हम लोग को एक बैकग्राउंड जो था, बैकग्राउंड सपोर्ट, वो तो मुझे मेरे पिताजी से मिला था. और फिर धीरे धीरे जो है जो हमारा सराउंडिंग था वो बिल्डअप होना स्टार्ट हुआ. और जो सबसे पहला हमारा एग्जाम था उसमें, और फिर मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, वो कहते हैं ना कि सक्सेस हमें दिखाई देती है लेकिन सक्सेस के पीछे का जो बैकग्राउंड होता है वो शायद हम नहीं समझ पाते हैं. तो इंट्रोडक्शन से पहले एक छोटी सी चीज और बताना चाहूंगा कि सक्सेस से पहले मुझे बहुत जबरदस्त फेलियर्स मिले, बहुत जबरदस्त फेलियर्स. उनमें से कुछ फेलियर्स मैं आपको गिनाना चाहता हूँ. जो मेरा पहला एग्जाम था कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड का, जहाँ से मुझे जॉब मिलनी थी, वो था SBI PO का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में प्रोबेशनरी ऑफिसर्स का ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम होता है. उसमें मैं बहुत बुरी तरह से फेल हुआ था. अब क्योंकि बैकग्राउंड मेरा CBSE का था और मैं फेल हुआ तो मुझे बहुत हर्ट हुआ. फेलियर के लिए वंस तो मेरे, फेलियर के लिए किस चीज जी मैं, आप फेलियर को बताते हैं कि मतलब आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं थी, रीजनिंग अच्छी नहीं थी, या क्या फेलियर के पीछे कारण क्या था? फेलियर के पीछे मैम अगर देखा जाए एक हिसाब से तो मुझे पता ही नहीं था कि उस एग्जाम में आता क्या है या कैसे पूछा जाता है. मुझे इतना पता था कि जो बेसिक इंग्लिश है, जो बेसिक मैथमेटिक्स है, वही कंपटीशन वर्ड है. तो मैं जब फर्स्ट टाइम अपीयर हुआ था तो उस टाइम पे पेपर ऑनलाइन स्टार्ट ही हुआ था. तो जब मैं सिस्टम के सामने बैठा, मैं पहली बार कंप्यूटर को फेस किया, तो वो कहते हैं ना आती हुई चीजें आदमी गलत कर देता है, कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ. और मैं आकर के मैंने मम्मी से ये चीज बताई, मैं काफी रोया. नॉर्मली हम एस्पिरेंट्स लोग होते हैं जो डिमोटिवेट हो जाते हैं. तो जो पहला मेरा वो कहते हैं ना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड का एक्सपोजर था वो फेलियर ही था.
और ऐसा नहीं है कि वहीं से मुझे बहुत बड़ी इंस्पिरेशन मिली हो। उसके बाद मैंने कोशिश करी और कोशिश करने के बाद मैं 2-3 बार और फेल हुआ। और जब फेल हुआ तो मेरे साथ के बच्चे जो थे उन लोगों ने तो तैयारी छोड़ दी कि हम लोग के बस का नहीं है। बट वो कहता ना, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हमारा जो बैकग्राउंड था वो काफी रूरल एरिया से था और फाइनेंशियली भी इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे हम लोग। तो जो पहला वो कहते हैं ना कि जी जान लगा करके मेहनत करने वाला अटेम्प्ट होता है, वो मैंने दिया था 2014 में। और वो था ग्रामीण बैंकों का आरआरबी पीओ, आईबीपीएस कराता है उसको। और उसमें भी बेसिकली वही सेक्शंस होते हैं जो मेन आईबीपीएस में होते हैं, बस उसमें इंग्लिश लैंग्वेज नहीं था। और डर के बैठा हुआ था क्योंकि उससे पहले मैं 3-4 फेलियर्स को देख चुका था, गुजर चुका था वहां से। तो जो पहला अटेम्प्ट मैंने किया था तैयारी के साथ, उसमें मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो वाकई में आप कह सकते हो कि 40-50% ही था। एनीवेज एग्जाम का दिन आया। एग्जाम के दिन मैं मम्मी से कह रहा था, मम्मी मुझे मतलब, क्योंकि लखनऊ में एग्जाम था, मेरे यहाँ से सिटी से जहाँ मैं रहता हूँ करीब 80 किलोमीटर। तो मैंने कहा था, मम्मी मुझे आपका सपोर्ट चाहिए होगा, हर 15 मिनट आप मुझे कॉल करते रहिएगा, क्योंकि अगर हम कमजोर पड़े तो हमको पता है आती हुई चीजें फिर छूटेंगी। तो जो पहला एग्जाम मैंने अपीयर हुआ था, मैं जिसमें हुआ था, उसके बाद जो मैंने उसे कंप्लीट किया था, तो एग्जाम हॉल से जब मैं बाहर निकला था, मुझे पता चल गया था कि इसका रिजल्ट मेरे साइड में ही आएगा, क्योंकि वहां मैंने अपने कॉन्फिडेंस को नहीं गिरने दिया। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि जो सक्सेस का स्टार्टिंग हुई थी वो वहीं से हुई थी। मतलब जो पहला एग्जाम मैंने क्लियर किया था, कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस। हाँ, तो यहाँ से मैं ये चीज जरूर हाईलाइट करना चाहूंगा, इसको स्पेशली कोट करना चाहूंगा कि ये जो कॉन्फिडेंस है आपका, यही एक ऐसी चीज है जो आपके नॉलेज और आपके हार्डवर्क के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, जो आपको जो है कहते हैं ना कि एक ट्रू इंस्पिरेशन होती है, उसके साथ साथ आपकी जो मेहनत होती है, इन दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम करता है आपका कॉन्फिडेंस। तो जब मैंने वो एग्जाम निकाला, उसके बाद जो मेरा कॉन्फिडेंस था वो आप कह सकते हो कि थोड़ा थोड़ा मैच्योर होना स्टार्ट हो गया था। फिर मैंने इसके बाद आईबीपीएस पीओ का मेंस निकाला था 2014 का ही, उसके बाद क्लर्क निकाला था। उसके बाद जो एग्जाम्स में फेल हुआ था, जहां से मेरी हिम्मत टूटी थी, मैंने उनमें फिर अपेयर हुआ। और फॉर्चुनेटली कहें या यूं कहें कि गुरुजनों का आशीर्वाद था या फैमिली का सपोर्ट था, उसके बाद बैंक का कोई एग्जाम नहीं था शायद जो मैंने नहीं निकाला। इनफैक्ट आरबीआई का असिस्टेंट भी मैंने निकाला था। तो ये 2015 की कहानी है, जब मैंने बैंक में पहले फेल हुआ और उसके बाद स्टार्टिंग करी इन सब चीजों। फिर आपने जाके और 2015 में 15 में आपने बैंक ज्वाइन किया। जी जी 2015 में मेरी बैंक ऑफ बड़ौदा में ज्वाइनिंग आई थी और मैंने वहां ज्वाइन कर लिया था। आपकी ज्वाइनिंग कहाँ और हुई? 2000 जो मेरी पहली ज्वाइनिंग हुई थी मैम, वो हुई थी गोंडा ब्रांच में। एज एन जूनियर मैनेजर ही हुई थी, लेकिन हम लोग क्योंकि 2 साल के प्रोबेशन पे थे तो वो ट्रेनिंग पीरियड था। और उसके बाद फिर और आपने, मैंने सुना है कि आपने बैंक की जॉब भी छोड़ दी थी फिर। हाँ मैम, ये सही है कि एक बार सिलेक्शन होने के बाद आई डोंट थिंक कि सब लोग यहीं पे ड्रॉप हो जाते हैं। ज्यादातर हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो एक सिलेक्शन पाने के बाद बस वहीं रुक जाते हैं, कोई आगे बढ़ने के बारे में सोचता भी नहीं है। तो वो क्या चीज थी अब कि आपने, आप स्टॉप नहीं हुए और आपने बल्कि बैंक की जॉब को छोड़ा और फिर आप आगे लगे रहे सिलेक्शन प्रोसेस में, जबकि आप जानते थे कि सिलेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि अनसर्टेनिटी तो हर जगह है। जी बिल्कुल, देखिए वो दौर था 2015-16 का, जब डीमोनेटाइजेशन को लेकर के और बैंकिंग रेवोल्यूशन का पीरियड था, वो कह सकते हैं मॉडर्न बैंकिंग रेवोल्यूशन था। जब मैंने ज्वाइनिंग करी थी 2015 में, उस समय बैंकों का ऐसा था कि बैंक एक्सेल तो कर रहे थे, लेकिन एक एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बहुत अच्छे से याद है कि वो सिनेरियो बहुत बिगड़ा हुआ था। इंटरनल चीजें कुछ इस तरह से थी कि हम लोग डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे सुबह 7-8 बजे जाते थे बैंक में और रात में 12-1-2 बज जाते थे एक्सचेंजेस वगैरह में। तो मुझे वहां पर अपने एक टीचर थे मैथ्स के, उनकी एक बात याद आई कि बेटा अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और पढ़ाई करने के बाद आप जहाँ बैठे हो वहां आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब आपकी पढ़ाई में कहीं ना कहीं कमी रह गई है। और जाहिर सी बात है, बैंकिंग के एग्जाम जो है वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स होते हैं इंडिया में। तो उनको क्रैक करने के बाद अगर आप इस तरह से काम कर रहे हो, आप अपने फैमिली से नहीं मिल पा रहे हो, आपके पास से थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिल पा रहा है सोशल लाइफ के लिए, तो थोड़ा सा डिमोटिवेशन स्टार्ट हो चुका होता है, हो चुका होता है वहां से। तो ये 2016-17 की बात है, जब मुझे बैंकिंग में थोड़ा सा जो है इंटरेस्ट मेरा हटने लगा था वहां से। और क्योंकि मुझे मैथमेटिक्स बहुत अच्छी लगती थी, स्टार्टिंग से ही मुझे मैथ्स से स्पेशल लगाव था, तो मैंने मैथ्स की बुक्स को कभी पैक करके नहीं रखा कि हाँ अब तो मेरा सिलेक्शन हो गया है, अब मैं इन सब चीजों को बंद कर देता हूँ। ऐसा मैंने नहीं किया, मैं थोड़ा बहुत टाइम निकाल करके पढ़ता रहता था। फिर उसी टाइम पे मुझे मेरे दोस्त से मुलाकात हुई, उसने मुझे एसएससी के एग्जाम्स के बारे में बताया, जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है इंडिया में।
जो नॉर्मली ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी के एग्जाम्स कराता है 3 लेवल्स में, उसके बारे में बताया। तो उससे पहले तो इनफैक्ट मुझे पता ही नहीं था कि अच्छा इंडिया में ऐसा भी कोई एग्जाम होता है। मुझे ये पता था कि अगर आपको मिनिस्ट्रीज में जाना है, कस्टम्स में जाना है, एक्साइज में जाना है, सीबीआई में जाना है, तो आपको यूपीएससी देना पड़ेगा। और क्योंकि मेरा जीएस बैकग्राउंड थोड़ा कमजोर था, इसलिए मैं उस पर नहीं जा पाया। तो जब मुझे पहली बार एसएससी के बारे में पता चला और क्योंकि मैं बैंक में बिजी रहता था, तो मैं इतना जो है उसको टाइम नहीं दे पाया। 2017 की बात है। 2017 में जब मैंने पहली बार एसएससी का फॉर्म फिल किया और मैंने एग्जाम दिया, तो मैं वहां भी फेल हुआ। फर्स्ट अटेम्प्ट में, मैं फिर से बोलूंगा, मैं वहां भी फेल हुआ था और बहुत बुरी तरह से फेल हुआ था। तो जब मैं वहां फेल हुआ, तो वो कहता ना, आपके अंदर का जो ईगो होता है वो हर्ट हो गया मेरा। और नॉर्मली मेरा ईगो इन सब चीजों पे हर्ट होता नहीं है, लेकिन जब ईगो हर्ट हुआ तो अंदर से आवाज आई कि यार मैं बैकग्राउंड है मेरा मैथ्स, और मैं मैथ्स का ही इनका एक मेन थीम होता है जिसपे एग्जाम कराते हैं, और मैं वही नहीं कर पा रहा। तो मुझे हर्ट हुआ। मैंने फिर अपने आप का सेल्फ एनालिसिस किया, और जब सेल्फ एनालिसिस किया तो मुझे पता चला कि मैं ये जॉब, सोशल, सोसाइटी, फैमिली, पीयर प्रेशर और पढ़ाई, ये एक पैरेलल वे में नहीं ले चल पाऊँ। ये तो मुझे पता चल गया था। तो वहाँ फिर अब मैं सजेशन किससे लूँ, क्योंकि जिससे भी मैं कहूँ कि क्या मैं गवर्नमेंट जॉब छोड़ के तैयारी करूँ, तो वो तो मुझे पागल बता देता था। और जाहिर सी बात है, ये सोसाइटी है हमारी। तो फिर मुझे जब कुछ नहीं समझ में आया, तो मैंने अपने पिताजी को फोन लगाया। एक बार मुझे याद है, मैं बैंक से आया था थका हारा, और मैंने पिताजी को फोन लगाया। तो पिताजी ने कहा, बेटा तुम जो भी करोगे, अगर तुम्हें लगता है सही है, और मुझे बहुत अच्छे से याद है उन्होंने यही सेंटेंस बोला, तुम्हें लगता है कि अगर ये सही है तो हम तुम्हारा साथ देंगे। बस वो कहते ना, वो जो चीज पिताजी ने मेरे बोली थी, वो काफी मोटिवेशन थी मेरे लिए। तो मैंने आओ देखा ना था, मैंने अगले ही दिन बैंक में अपना रेजिग्नेशन फाइल कर दिया। रेजिग्नेशन फाइल करने के बाद बैंक वालों ने मुझे 3 महीने का मॉरेटोरियम दिया कि आप 3 महीने तक यही रहिए, उसके बाद आप जा सकते हो। तो ये टाइम था 2018 का जनवरी फरवरी का, जब मैं मॉरेटोरियम में था। तब मैंने अपनी पुरानी बुक्स निकाली, उसके बाद इंग्लिश की से स्टार्टिंग करी, मैथ्स की स्टार्टिंग करी, और 2018 का सीजीएल है जो मैंने शिद्दत से दिया था। नहीं तो और अब मैं आपको, आपने कोचिंग नहीं करी थी एमएससी के पेपर के लिए? हाँ, अब मैं इन चीजों पे आता हूँ कि ये जो 2018 से लेकर के, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो जी कोचिंग जी को ज्यादा महत्व देते हैं, तो उनको लगता है कि बगैर कोचिंग के वो कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक कि ग्रेजुएशन भी वो बगैर कोचिंग के नहीं कर पाएंगे, ऐसा हमारे स्टूडेंट को लगता है। तो आपने बगैर कोचिंग के कैसे आपने ये सोचा कि बगैर कोचिंग इसको निकाले जाए, और आपने कोचिंग की जी भी नहीं, तो कैसे वाला कोचिंग के जी जी बगैर आपने बिल्कुल। कैसे किया आपने? वो एक्चुअली ऐसा था कि जब मैंने बैंकिंग की जॉब छोड़ी थी, तो उसके बाद पहले तो मेरे दिमाग में ऐसे ही आया था, जैसे जो है नॉर्मली लोग सोचते हैं कि क्योंकि घर पे रह करके तैयारी हो नहीं पाती, आपके पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं, आपके पास वो एक्सपोजर नहीं होता है, तो मैंने सोचा कि मैं स्टार्टिंग करूं। लेकिन इशू ये था कि मुझे पता था कि अगर आप एक्सपोजर लेने की कोशिश करोगे, तो कहीं ना कहीं आप रास्ते भटक जाओगे। और रास्ता भटकने का मतलब ये है कि आप चलते जाओगे, आपको लगेगा कि आप जी तोड़ मेहनत कर रहे हो, लेकिन फाइनल रिजल्ट में आपको यही पता चलेगा कि कोई ना कोई कमी रह गई है। और मैंने स्टार्टिंग से ही, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ, सेल्फ एनालिसिस जो है ये मेरा सबसे बड़ा टीचर था। मैं ना एक्सपर्ट हूँ इन चीजों में अपने अंदर से कि मेरे अंदर क्या कमी है, ये मुझे तुरंत जो है निकालना ही पड़ता है। और ये एक कहते हैं बेस्ट टूल होता है। तो बात करते हैं अपने सीजीएल के 2018 की, कि इसकी जर्नी 18 से कैसे स्टार्ट हुई थी, और यहीं से मैं धीरे धीरे आपको बताने की कोशिश करूंगा कि क्यों आप कोचिंग के पीछे भागते हो, फिर आपका रास्ता चेंज हो जाता है, फिर आप वापस वहीं आ जाते हो। हुआ यूं था कि जब मैंने 18 की स्टार्टिंग करी थी, तो मुझे ऑलमोस्ट सारी चीजें एसएससी की पता चल चुकी थी। थोड़ा सा इनकी जो है एग्जाम पैटर्न्स, इनका क्वेश्चन पूछने का तरीका, कुछ सिलेबस, कुछ कंटेंट। और ये भी ऐसा नहीं कि मैंने फोन करके किसी से पूछा हो, ऑलमोस्ट चीजें ऑनलाइन अवेलेबल थी। प्रीवियस ईयर के पेपर्स मैंने देखे, फिर मैंने ये भी देखा कि इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो एक टीचर जो है स्पेशल तरीके से बताता है। फिर मैंने अपने पुराने नोट्स निकाले जो भी मैथमेटिक्स के मेरे थे। और हाँ, यहाँ मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड बीएससी था, मैथ्स था, तो वहाँ का जो मैथ्स का स्ट्रगल होता है, आप जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में पढ़ते हो, रात रात भर जग के जो किताबें पलटते हो, क्वेश्चंस बैठाते हो, इंटीग्रेशन सॉल्व करते हो, तो वो चीजें आपको हालांकि यूजफुल नहीं है। लोग कहते हैं कि इसका फैमिली में मतलब आगे के लाइफ स्पैन में क्या यूज है, इनका बस यही यूज होता है, ये आपको ये सिखाते हैं कि आपकी डेडिकेशन कितनी है, आप किसी काम में कितना ज्यादा इन्वॉल्व हो सकते पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती है, हैं, कभी पढ़ाई बेकार नहीं आपकी जाती पर्सनैलिटी पे आप। बैठ जाती है। एग्जैक्टली। अब क्योंकि जो है मेरे पास एक सब्जेक्ट था जो अनफॉर्चुनेटली मेरा बहुत वीक था, केमिस्ट्री। इसमें एक टर्म होता है कार्बन।
कार्बन एक ऐसा एलिमेंट होता है जो मैम को तो खैर ज्यादा पता होगा, मेरे को तो थोड़ी बहुत नॉलेज है, लेकिन इतना पता है कि कार्बन कभी भी जो है ना वेस्ट नहीं होता है, किसी ना किसी फॉर्म में यूटिलाइज ही होता रहता है। तो मतलब एक परफेक्ट एग्जाम्पल की तरह रख सकते हैं इसको। तो वही चीज है कि जब मैंने वहां से स्टार्टिंग करी तो पहले तो मेरे भी दिमाग में बहुत कंफ्यूजन था, जैसा नॉर्मल जनरेशन में आजकल की होता है कि हम पढ़ें तो क्या पढ़ें, किसको छोड़ दें, और मतलब एक कमरा पूरा बुक शेल्फ से तैयार होता है और उसमें फिर हम हो जाते हैं कंफ्यूज। तो फिर मैंने प्रीवियस ईयर के मॉक्स देखे जो पीछे के क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं या जैसा भी डिजाइनिंग होती है, वहां से मेरे को अच्छी खासी जो है एक लीड मिली कि इस तरह के क्वेश्चंस में ऐसा घुमा सकता है, ऐसे पूछ सकता है। और फिर जब वो क्वेश्चंस मैंने मॉक्स में लगाने स्टार्ट किए तब मेरे को वहां से एग्जैक्ट इन्फो मिली। और अब अगर जैसे बात करें टीचर्स की, तो हैं टीचर्स बहुत अवेलेबल हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था, और दूसरी चीज ये कि मुझे पता। जी, आप जॉब छोड़ चुके थे, पैसे भी इतने नहीं रहे होंगे। जाहिर सी बात है, जॉब छोड़ के गए थे तो एक तो पीयर प्रेशर था, सोसाइटी आपको बैठने नहीं देती है, प्लस आपके पेरेंट्स जो है उनके अंदर एक वो कहता है ना इनसिक्योरिटी हो जाती है कि बंदा गवर्नमेंट जॉब छोड़ के आया है। आप शायद अपने घर में गवर्नमेंट जॉब थी, वो भी शायद आपने छोड़ी। आप इकलौते हैं अपने घर जी में और वो भी आपने जॉब छोड़ी। हाँ, उस टाइम पे जिस टाइम मैंने बैंक की जॉब छोड़ी थी तो उस टाइम पे हमारे पूरे मतलब 5, 4 और 2, 6 लोगों की फैमिली मेंबर्स में इकलौती गवर्नमेंट जॉब थी, यानी वो कहता ना सोर्स ऑफ ब्रेड एंड बटर, इकलौता हम ही थे जिस टाइम हमने छोड़ा था। तो मुझे बहुत अच्छे से याद है, वो माहौल बहुत टाइट था जब मैंने वो जॉब बैंक की छोड़ी थी, क्योंकि अब मुझे तो पता था। आपने इसके अलावा बहुत छोटी-मोटी नौकरी भी की है, जैसे कि आपने एजेंसी में काम किया, इधर-उधर काम किया छोटा-मोटा, तो मतलब वो हाँ, अब क्योंकि मेरे पिताजी 2009 में रिटायर हो गए थे, रोडवेज डिपार्टमेंट में थे, तो जब 2009 में रिटायर हो गए और उस टाइम मेरा ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर था। देखिए ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर आपके पास सोर्स ऑफ इनकम लगभग खत्म हो रहा था। तो उस टाइम मेरे पास जो सोर्स ऑफ इनकम था वो आप ये कह सकते हो कि ना के बराबर था, मतलब अगर मुझे ट्यूशन फीस भी अरेंज करनी होती थी तो मुझे कहीं ना कहीं से अर्न करना पड़ता था। ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था सेल्फ स्टडी के लिए, क्योंकि जब मेरे पास बुक्स नहीं थी, रिसोर्सेज नहीं थे, तो मुझे सेल्फ स्टडी ही करनी पड़ी। और काफी जो है हद तक इसमें मतलब फ्रूटफुल भी रहा। और आपको मैं बता दूंगा 12th तक मैंने मैथ्स की कहीं भी ट्यूशन नहीं करी, कहीं भी नहीं करी। बीएससी फर्स्ट ईयर ये पहला स्टेज था जब मैंने मैथ्स के लिए ट्यूशन की हेल्प ली। और जब मैं जीडीसी का स्टूडेंट था तो थोड़ी बहुत इसमें मुझे हेल्प। खुद ही आपने अर्न किया, खुद ही उसको भरा, दैट इज वेरी ब्यूटीफुल। जी, और थोड़ा बहुत हमारे जीडीसी के मैथ्स के टीचर उस टाइम हुआ करते थे, ओमवीर सर, बहुत ही रिस्पेक्टेबल टीचर थे, बहुत ही पोलाइटली बात करते थे। थोड़ा बहुत जब प्रॉब्लम्स आती थी तो मैं जाकर के उनसे भी डिस्कस करता था इन चीजों के बारे में। और वहां से मुझे एक चीज पता चली कि जरूरी नहीं है कि आपको सपोर्ट के लिए कोई दूसरा ही है। बहुत बार ऐसा होता है, हमको सोचते हैं कि हमें सपोर्ट चाहिए, हमें सपोर्ट चाहिए। वो जो सपोर्ट होता है ना, वो आपके अंदर का स्पार्क होता है जो आपको सच में जो है बहुत अच्छा सपोर्ट देता है। और मेरे लिए भी इस जो है इंटरनल सपोर्ट ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। अच्छा और बताइए, आप इंग्लिश जैसे बच्चे यहाँ कहते हैं इंग्लिश बहुत वीक है, इंग्लिश नहीं कर पाएंगे या इंग्लिश किताबें पढ़ना भी नहीं चाहते हैं, और आपको पता है एसएससी हो या बैंक हो, बगैर इंग्लिश के लिखेगा नहीं, और आपने कोचिंग भी नहीं करी, आपने इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव किया? जी, बात आती है अगर इंग्लिश की, तो हमारा ये जो कहते हैं ना छोटे सिटीज का जो बैकग्राउंड होता है एजुकेशन का, ये नॉर्मली हिंदी मीडियम का होता है। तो हिंदी मीडियम का बंदा जो होता है, जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, वो बहुत ही इनसिक्योर फील करते हैं, स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के जो कंपटीशन अब इनसिक्योरिटी कहें या डरा हुआ कहें, दोनों चीजें मतलब कुछ है जो बच्चों को पीछे खींचता है। अब क्योंकि जो है बैकग्राउंड की अगर बात करी जाए तो जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश बैकग्राउंड से पढ़े हो तभी आप इन सब एग्जाम्स में इंग्लिश अटेम्प्ट कर पाते हो। मेरा एक फ्रेंड है जो मेरे टच में है, वो प्योर हिंदी बैकग्राउंड का था, उसके लिए अगर मैं इंग्लिश बोलूं तो उसको ऐसा लगता था कि किसी दूसरे प्लेनेट की लैंग्वेज है। और धीरे धीरे इम्प्रूव करके उसने इतना अच्छा इंग्लिश में स्कोर किया कि मतलब वो कहता ना एक मिसाल टाइप का बनना, तो वो एक मिसाल था। स्पेशली हिंदी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आपको इंग्लिश वीक लगती है तो वो इंग्लिश वीक सिर्फ इसलिए क्योंकि आप उससे डरे बैठे होते हैं। और हमें कोई चीज तभी तक डराती है जब तक हम डरते हैं। अगर आपको स्टार्टिंग करनी है तो आप किसी भी चीज की रीडिंग करिए, कुछ भी पढ़िए। जैसे हम लोग हिंदी फ्लुएंटली पढ़ लेते हैं, तो हिंदी भी तो एक लैंग्वेज है। और जहां तक हमारा मानना है या लैंग्वेज के टीचर्स बताते हैं कि हिंदी टफेस्ट लैंग्वेज है, हिंदी और संस्कृत, उसके कंपैरिजन में इंग्लिश कुछ भी नहीं है। बस ये है कि हम लोग बना लेते हैं अपना माइंड मेकअप कर लेते हैं कि ये इंग्लिश है, ये तो हमको आएगी ही नहीं।
तो आपने देखा कि दीपेश ने बता दिया, ये सिद्ध कर दिया कि सपने देखने में ना अंग्रेजी आड़े आती है, ना पैसा आड़े आता है, ना ही कोचिंग आड़े आती है। जहाँ पे बहुत सारे लोग रुक जाते हैं एक सरकारी नौकरी पा करके, चाहे वो नौकरी उन्हें अच्छी लगे या खराब लगे, लेकिन वो उस नौकरी को 60 साल की उम्र तक के ढोते हैं। लेकिन दीपेश ने वहां पे उस नौकरी को छोड़ा और अगली नौकरी पाई ही नहीं, बल्कि उसमें एक अच्छा मुकाम हासिल किया। इनकी ऑल ओवर इंडिया 28th रैंक आई है, जो ये सिद्ध करती है कि सपने देखना बहुत आसान है और सपनों को पूरा करने के लिए जी जान से जुट जाएंगे, तब आपके सपने बहुत आराम से पूरे हो जाएंगे। सो थैंक यू दीपेश फॉर बीइंग ऑन दिस शो। थैंक यू वंस अगेन। आप अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करिए, अपने माता पिता को अमेरिका घुमा के लेकर आइए, एंड स्टे ब्लेस्ड, stay happy till we meet in the next video. This is Dr. Anupama Singh signing off for now. Bye bye and take care.